डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है व्यापारिक माध्य यानी बिजनेस एवरेज। व्यापारिक माध्य बिजनेस एवरेज। अब देखिए, व्यापारिक माध्यों को हम ज्ञात कैसे करते हैं और व्यापारिक माध्य होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापारिक माध्यों का काफ़ी महत्व होता है और इनका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक माध्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला चल माध्य होता है और दूसरा संचयी माध्य, तीसरा संरचित माध्य। यानी व्यापारिक माध्यम को कितने भागों में बांटते हैं। देखिए, व्यापारिक माध्य को तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? देखिए, नंबर एक आता है आपका चल माध्य। चल माध्य, और चल माध्य को हम बोलते हैं आपका मूविंग एवरेज। इसके बाद दूसरा आता है आपका संचयी माध्य। दूसरा है संचयी माध्य, और संचयी माध्य को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एवरेज। इसके बाद तीसरा माध्य है आपका संरचित माध्य। संरचित माध्य, और संरचित माध्य को हम बोलते हैं कंपोजिट एवरेज। अब देखिए, सर्वप्रथम हमें चल माध्य का अध्ययन करना है कि चल माध्य क्या होता है। तो देखिए, मूविंग एवरेज जो होता है वह चल माध्य या गतिमान माध्य एक विशेष प्रकार का समांतर माध्य है जिसका प्रयोग काल श्रेणी में मूल्यों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समांतर माध्य पूरे समूह में एक होता है, परंतु चल माध्य अनेक होते हैं तथा वे एक पूर्व निश्चित अवधि जैसे 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष आदि के आधार पर निकाले जाते हैं। अब देखिए, चल माध्यों की गणना करने के लिए हमें पहले अवधि निश्चित की जाती है। क्या किया जाता है? अवधि निश्चित की जाती है, और अधिकतर 3 वर्षीय या 5 वर्षीय चल माध्य निकाले जाते हैं। 3 वर्षीय चल माध्य ज्ञात करने के लिए या ज्ञात करने की जो विधि है वह विधि निम्न प्रकार होती है। पहला इसमें पॉइंट आता है कि काल श्रेणी के पहले 3 वर्षों के मूल्यों को जोड़कर क्या किया जाता है। अगर कोई ये काल श्रेणी दी है, जैसे काल श्रेणी मान लीजिए कुछ मूल्य दिए हुए हैं 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये कुछ मूल्य दिए हुए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें करना हमको क्या है कि काल श्रेणी के पहले 3 मूल्यों को जोड़कर तथा जोड़ को 3 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ से भाग दिया जाता है। मान लीजिए 1, 2 और 3,
20 प्लस 25 प्लस 30 अपॉन 3। देखिए 45 30 75/3 बराबर, ये जो वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 और 3 5 15 यानी 25। अब जो 25 वैल्यू आ रही है, अब देखिए क्या कहता है कि 3 वर्षों के मूल्य को जोड़कर 3 से भाग दिया जाता है, जो मैंने अभी आपके समक्ष किया। भाग दे करके जो समांतर माध्य प्राप्त होता है या जो निकाला जाता है, उस माध्य को फिर इस माध्य को 3 वर्षों के माध्य में अर्थात क्या करना है, अर्थात दूसरे वर्ष के सामने लिख दिया जाता है। तो ये जो 25 वैल्यू आई है और जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य कितना आया है 25, मुझे रखना कहाँ है, दूसरे वैल्यू के सामने। ओके, अब देखिए फिर इसने क्या कहता है, फिर पहले वर्ष के मूल्य को छोड़ करके क्या करना है, अब मुझे पहले वर्ष के मूल्य को छोड़ दूंगा, 25 30 और 35 को प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे 25 प्लस 30 प्लस 35 अपॉन 3, यानी 3 वर्षों के मूल्यों को अगर हम जोड़ लेंगे, देखिए तो ये जो वैल्यू आएगी क्या होगी, देखिए यानी 5 3 और 3 6, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1 और 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और अपॉन 3 है बराबर 30, यानी 30 वैल्यू आ गई। अब देखिए 30 की जो वैल्यू आई है, उस 30 की वैल्यू को मुझे कहाँ रखना है, 30 के आगे। सेम कंडीशन, अब मैं दूसरे वाले को छोड़ दूंगा और ये आगे के जोड़ लूँगा। इस तरह से अब देखिए पहले वर्ष के मूल्य को छोड़कर तथा चौथे मूल्य को जो जोड़कर दूसरे व तीसरे चौथे वर्ग के मूल्य का समांतर माध्य निकाला जाता है, जिसे तीसरे वर्ष के सामने रखा जाता है। और इसी प्रकार काल श्रेणी के अंतिम वर्ष तक किया गया या यही क्रिया चलती रहती है। प्रत्येक बार पिछले मूल्य को छोड़ना है तथा अगले मूल्य को जोड़कर माध्य निकाला जाएगा और आरंभ से अंत तक अवधि 3 वर्ष ही रहेगी। अब देखिए मैंने इसका निकाला, नेक्स्ट अब जो निकालना है, पहले हमने किसे छोड़ा था, 20 को छोड़ा, 25 30 और 35 जोड़े थे, अब 25 को छोड़ देंगे, 30 35 और 40 को जोड़ लेंगे, यानी 30 35 प्लस 40 बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 3। अब देखिए 4 और 3 7 और 3 10 अपॉन 3 बराबर, देखिए 3 3 9 और 3 5 15, 35 आ गया। तो देखिए इसकी वैल्यू 35 आ गई। नेक्स्ट फिर देखिए अब मुझे छोड़ना है 30 को, और 30 को छोड़ देंगे तो 30 35 40 जोड़ दिया। अब देखिए 30 को छोड़ करके 35 40 और 45 जोड़ना है, कितना 35 प्लस 40 प्लस 45 अपॉन 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा, देखिए यानी 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 4 9 और 3 12/3 बराबर 3 चौक 12, 40 आ गया। तो देखिए इसकी वैल्यू 40 आ गई समांतर माध्य की। अब नेक्स्ट वाले की वैल्यू निकालनी, कैलकुलेट करनी है, 40 45 और 50 को जोड़ देंगे, 40 45 प्लस 50/3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 5 और 4 9, 9 4 13, 13/3 बराबर 3 चौक 12
और 3 5 15, 45 आ गया, इसकी वैल्यू 45 आ गई। नेक्स्ट अब 40 को छोड़ दीजिए, 45 50 और 55, 45 प्लस 50 प्लस 55/3 बराबर, देखिए 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 6 और 5 11, 11 और 4 15/3 बराबर 50। तो ये वैल्यू 50 आ गई। अब देखिए ये छूट गया, एक यहाँ छूट गया और एक यहाँ छूट गया, मीन्स ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब देखिए होता क्या है, इस प्रकार निर्धारित माध्य उस श्रेणी के चल माध्य होंगे जिनसे उनकी दीर्घकालीन प्रवृत्ति का पता चल जाएगा और इसका विस्तृत विवेचन काल श्रेणी, यानी अब जो व्यापारिक माध्य हैं, इन व्यापारिक माध्यों का जो ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से जो अध्ययन करना है, जिसे डीपली स्टडी बोलते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आऊँगा। वह टॉपिक होगा काल श्रेणी का विश्लेषण। और काल श्रेणी के विश्लेषण के अंतर्गत मैं आपको व्यापारिक माध्यम का पूरा अध्ययन कराऊंगा और काफ़ी अच्छी तरीक़ा से अध्ययन कराऊंगा। विशेष तौर पर जितनी भी ट्रेड साइकिल हैं, चाहे वो सैमुअल्सन का व्यापार चक्र सिद्धांत हो, चाहे वो हैरोल्ड डोमर का व्यापार चक्र सिद्धांत हो, चाहे वो मिल्टन फ्रीडमैन का हो या महालानोविस मॉडल हो, जितने भी मैंने अब तक आपको मॉडलों का अध्ययन कराया है, वह सारे के सारे इस व्यापारिक माध्य के अंतर्गत ही आते हैं। और इसी के अंतर्गत मैं आपको शेयर मार्केट की भी सारी चीज़ें समझाऊंगा कि शेयर मार्केट में जो ग्राफ है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी इस तरह से जो चलता है, ये इसका भी बताऊंगा आपको कि ये कब कब स्टडी आती है। अर्थव्यवस्था मंदी के गर्त में कब जाती है, यह भी अध्ययन कराऊंगा। अर्थव्यवस्था मंदी के गर्त से कैसे निकलती है, इसका भी अध्ययन कराऊंगा। अर्थव्यवस्था बूम पीरियड में कैसे पहुंचती है, डिप्रेशन में कैसे आती है, इन सारी चीज़ों का मैं काल श्रेणी के टॉपिक के अंतर्गत पूरा अध्ययन कराऊंगा। अब देखिए, जो मैंने आपके समक्ष अध्ययन कराया है, इसका जो सूत्र है वह सूत्र होता है 3 वर्षीय चल माध्य के अंतर्गत जो सूत्र है, चूँकि जो मैंने आपके समक्ष निकाला है वह कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या है। तो देखिए सूत्र है इसका A + B + C/3। अब देखिए A को छोड़ा मैंने, यहाँ छोड़ा था 20 को, 25 30 35 लिए थे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, B + C + D/3। नेक्स्ट अब मुझे छोड़ना है C, तो B को छोड़ूंगा तो C ले लेंगे। अब देखिए B को यहाँ मैं उठाऊंगा C, यानी इसे A B C D E F G H। अब देखिए आगे देख लीजिए, मैंने किसको छोड़ा, पहले A के बाद में A छोड़ दिया तो B ले लिया। अब B को छोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, C + D + E/3। फिर आगे अब मुझे क्या छोड़ना है, C को छोड़ना है, तो D + E + F/3। अब मुझे क्या छोड़ना है, D को छोड़ना हो, D को छोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, E + F + G/3। इसके बाद E को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, F + G + H/3। और सेम कंडीशन इसी से मैंने आपके समक्ष यह समांतर माध्य का अध्ययन किया है। अब देखिए आगे फिर एक पॉइंट आता है कि यह जो मैंने अध्ययन कराया है, यह आपको अध्ययन कराया था चल माध्य के अंतर्गत, यानी मूविंग एवरेज के अंतर्गत अध्ययन कराया था। अब देखिए पंचवर्षीय यानी जो संचयी माध्य है, वह संचयी माध्यों का अध्ययन हम करने के लिए क्या करेंगे, पर संचयी माध्यों का अध्ययन करने से पहले, चूंकि इसके अंतर्गत चल माध्य के अंतर्गत 3 वर्षों का,
5 वर्षों का और 7 वर्षों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए 5 वर्षों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसके लिए जो सूत्र होगा वह सूत्र कौन सा होगा, देखिए अब उसके लिए जो सूत्र आता है सेम वही, क्या करना है इसमें केवल एक चेंजिंग करनी है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ अपॉन 5, यानी 5 से भाग दे देना है। इसी तरह से आगे b को अगर a को छोड़ना है, अब सेम आगे क्या करना है, फिर a को छोड़ देना है। तो a को छोड़ूंगा तो क्या होगा, b प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी अपॉन 5। अब देखिए आगे मुझे b को छोड़ना होगा तो c प्लस डी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच अपॉन 5। ये 5 वर्ष के लिए निकल गया। अब देखिए 5 वर्ष के लिए जब हम निकालते हैं, यानी ए बी सी डी ई, इन 5 वर्षों का अगर हम निकालेंगे तो 5 वर्षों में निकालने के लिए ऊपर के 2 पॉइंट छूट जाएंगे और नेक्स्ट तीसरे वारे के समक्ष जो समांतर माध्य निकल के आएगा वह रखा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, व्यापारिक क्षेत्र में उत्पादन तथा लाभ, निर्यात मूल्य आदि से संबंधित दीर्घकालीन प्रवृत्ति निश्चित करने के लिए चल माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है संचयी माध्य का। अब संचयी माध्य के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एवरेज। अब संचयी माध्य के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए संचयी माध्य का सबसे पहले हमें समझना है कि संचयी माध्य होता क्या है। देखिए प्रगामी माध्य की गणना प्रगामी या संचयी, इसे संचयी माध्य भी बोलते हैं और इसे प्रगामी माध्य भी बोलते हैं। संचयी माध्य अथवा प्रगामी, क्या बोलते हैं, प्रगामी माध्य। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या करना है हमें, प्रगामी माध्य की जो गणना की जाती है उसकी गणना में समांतर माध्य के आधार पर ही की जाती है। यह चल माध्य से थोड़ा सा भिन्न है, मतलब थोड़ा सा हट करके है। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि इसकी संचयी प्रवृत्ति होती है और संचयी प्रकृति होने के कारण इसकी गणना में प्रत्येक अगले वर्ष के मूल्य को शामिल कर लिया जाता है, परंतु पिछले मूल्य को छोड़ा नहीं जाता है। यानी अगले मूल्य को शामिल तो किया जाएगा लेकिन पिछले मूल्य को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या अंतर है, पहले हम 3 वर्षों के लिए जब निकाल रहे थे तो फॉर्मूला लगा रहे थे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, नेक्स्ट b प्लस सी प्लस डी अपॉन 3 यानी 3, फिर निकाल रहे थे c प्लस डी प्लस ई बटे 3। अब हम मतलब एक एक पॉइंट को, a को छोड़ा फिर b को छोड़ा फिर c को, d को, e को, f को, इस तरह से हम एक एक पॉइंट को छोड़ते हुए चले आ रहे थे। 5 वर्षों के में भी सेम कंडीशन, एक एक पॉइंट को छोड़ रहे थे। लेकिन संचयी माध्य अथवा प्रगामी माध्य जो होते हैं इनके अंतर्गत हम अगले पॉइंट को, अगले को तो जोड़ेंगे लेकिन पिछले वाले को छोड़ेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे, मान लीजिए अगर मुझे 3 साल के लिए संचयी माध्य को काउंट करना है तो देखिए कैसे काउंट करेंगे। संचयी माध्य को काउंट जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी देखिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर रख लीजिए वैल्यू 20 धन 25 धन
30/3 बराबर कितना आ जाएगा 75 और 75/3 सॉरी 5 हाँ 3 और देखिए 3 दूनी 6 3 5 15 25। अब देखिए ये जो वैल्यू रखी जा रही थी यहाँ रख रहे थे हम, लेकिन अब मैं आगे को जब निकालूंगा तो अब ए बी सी फिर डी, ए को नहीं छोड़ूंगा, ए बी सी डी। अब यहाँ जो कंडीशन बनेगी सेम कंडीशन पहले वाले की वही रहेगी जो वैल्यू है। तो देखिए इसके लिए मुझे निकालने के लिए क्या करना है, अब इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले a+1 करना है, क्योंकि पहला ही है। तो a की वैल्यू कितनी है 20, अगर 1 का भाग दूंगा तो 20 ही वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इससे यहाँ निकाल लेते हैं, ये वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, देखिए अब मुझे करना होगा a+b। पहले मैंने क्या किया a/1 यानी 1/1। अब क्या करना है सेकंड वाले में a+b/2, क्योंकि अब 2 का निकालना है। तो देखिए 25 और 20 कितने हो गए 45, यानी 20 + 25/2 बराबर 45/2। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 10.5। तो ये जो वैल्यू आएगी दूसरे वाले की वैल्यू हो गई 22.5। चलिए अब तीसरे वाले की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए तीसरे वाले की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब मुझे 3 से भाग देना होगा, यानी a+b+c/3। तो देखिए कर लीजिए 20 25 30, तो 20 + 25 + 30/3 बराबर 75 और 3 बराबर 25। तो सेम अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब नेक्स्ट के लिए निकालना हो, आगे के लिए निकालना है डी के लिए, तो क्या हो जाएगा, यानी a+b+c+d/4। अब 4 से भाग देना है। तो देखिए 20 25 30 और 35 क्या वैल्यू है 20 + 25 + 30 + 35/4 बराबर, अब देखिए 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1 और 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 110/4 भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8 बचे 3 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, डी की वैल्यू आ गई 27.5। अब देखिए नेक्स्ट के लिए निकालना है। तो नेक्स्ट के लिए मुझे क्या करना है, यानी a+b+c+d+e/5, यानी जितनी बार हम आगे को बढ़ते जाएंगे उतने ही का भाग देते चले जाएंगे। तो देखिए अब निकालूंगा, यानी क्या वैल्यू है 20 धन 25 धन 30 धन 35 धन 40/5 निकालिए। अब देखिए 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 3 8 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, यानी 150/5 बराबर 5 दिया 15, 30 आ गई वैल्यू। तो देखिए नेक्स्ट वाले का ई की वैल्यू आ गई 30। अब देखिए मुझे आगे के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, अब मुझे सेम कंडीशन, यानी आगे के लिए निकालना है तो a+b+c+d+e+f/6। अब 6 का भाग देना है। 6 के भाग के लिए फिर देख लीजिए मुझे कहाँ तक लेना है, f तक। तो देखिए 20 धन 25 धन 30
धन 35, 40 धन 45, एफ तक लेना है। अब देखिए भाग कितने का देना है, 6 का। तो देखिए 5 और 5 10 और 5 15 के 5 हासिल का 1, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 2 19 यानी 195। 195 में 6 का भाग दे दीजिए तो 6 तिया 18 इजिकल टू 6 तिया 18, 1 बचा, 6 दूनी 12 और फिर यानी 6 दूनी 12, 3 बचे और 6 पंजे 30 यानी 32.5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह होगी 32.5। सेम अब देखिए आगे के लिए मुझे निकालना है, आगे के लिए क्या निकालना है यानी जी तक निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बटे 7 कर लीजिए। अब देखिए मुझे कहाँ तक 50 तक जोड़ना है। तो क्या है 20 धन 25 धन 30 धन 35 40 45 50 बटे 7 कर लीजिए क्या आएगा। अब देखिए 5 और 5 10 और 5 15 के 5 हासिल का 1, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 3 17, 17 और 3 17 और 3 हुए तुम्हारे साथ 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 245 बटे 7, 7 का भाग दे दीजिए, 7 तिया 21 बचे 3, 7 पंजे 35 तो इसकी वैल्यू आ गई 35। अब देखिए h को भी करना है तो 8 का भाग देना है। जब h को निकालेंगे तो 8 का सेम कंडीशन वही, कौन सी, यही वाला फॉर्मूला। तो देखिए अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही एक ही चीज़ है यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच बटे 8, क्योंकि वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 का भी देखिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं 5 और 5 10 और 5 15, 5 20 का 0 हासिल के 2, वहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं कर देता हूँ, बाद में वैल्यू निकाल के रख दूँगा। तो 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30 मीन्स 300 में। अब भाग कितने का देना है 8 का। तो ये वैल्यू आ गई 300 बटे 8। तो 8 तिया 24 और 8 तिया 24 तिया 24 के 4 8 तिया 24 और बचे 6 और 8 छिंग 48, 8 सत्ती 56 और बचे 4, 8 पंजे 40 मतलब 37.5 वैल्यू इसकी आएगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 37.5। अब देखिए मैंने आपके समक्ष संचयी माध्य अथवा प्रगामी माध्य की भी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब आता है इसके बाद में हम देखते हैं प्रगामी माध्य का प्रयोग अधिकतर नई व्यापारिक संस्थाओं द्वारा उनके प्रारंभिक काल की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद आता है आपका संरचित माध्य। कौन सा, संरचित माध्य। अब देखिए संरचित माध्य को निकालने के लिए मुझे क्या करना है। तो देखिए चलिए अब मैं संरचित माध्य को आपको समझाऊंगा।
अब देखिए संरचित जो माध्य है, इस माध्य को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें समझना है कि संरचित माध्य होता क्या है। देखिए संरचित माध्य वह मूल्य है जो विभिन्न समांतर माध्यों का समांतर माध्य निकालने से ज्ञात होता है। यहाँ एक चीज़ बिल्कुल नई है, आप एक बार फिर से समझें कि समांतर या संरचित माध्य कौन सा, कंपोजिट एवरेज संरचित माध्य वह मूल्य है जो विभिन्न समांतर माध्यों का समांतर माध्य निकालने से ज्ञात होता है। अब यहाँ एक चीज़ बिल्कुल नई आ गई, जैसे मैंने अभी आपके समक्ष सारे समांतर माध्य निकाले थे, उन समांतर माध्यों को फिर उन सभी समांतर माध्यों का समांतर माध्य निकालना था। तो यहाँ देखिए आगे क्या होता है, यदि 3 वर्षों के लिए कारखानों में मासिक उत्पादन की मात्रा दी हुई हो तो प्रत्येक वर्ष का औसत मासिक उत्पादन ज्ञात करके उन तीनों माध्यों का जो समांतर माध्य निकाला जाएगा वही संरचित माध्य होगा। कैसे, यानी x1 x2 x3 x4 xn। विभिन्न समांतर माध्य हों तो, यानी ये अगर समांतर माध्य दिए हुए हैं तो क्या करना है, और x e, अब हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x e से, क्योंकि संरचित माध्य है यानी कंपोजिट एवरेज को हम x बार e से प्रदर्शित करते हैं। किससे, x बार e से प्रदर्शित किया जाता है। और जब x बार e से प्रदर्शित करते हैं तो x बार e संरचित माध्य के लिए प्रयोग किया जाए तो निम्न सूत्र द्वारा संरचित माध्य की गणना की जाएगी। तो कौन से सूत्र द्वारा, देखिए यहाँ जो सूत्र होगा x बार e इक्वल टू क्या होगा, x बार 1 प्लस x बार 2 प्लस x बार 3 प्लस x बार 4 प्लस डॉट 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 प्लस x बार n अपॉन क्या दिया है, अब जो वैल्यू है उसको हमने यानी n दिया है तो n से भाग दे देंगे। ओके, अब देखिए इस तरह से हम व्यापारिक माध्यमों के तीनों भागों को, यानी जो 3 भाग जो मैंने किए हैं, चल माध्य, संचयी माध्य और संरचित माध्य, तीनों माध्यमों को मैंने आपको समझाया। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आपकी समझ में यह 110% आया होगा। अगर किसी भी की समझ में नहीं आया हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करे, और मुझे कमेंट करने के साथ जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8619024211, इस पर व्हाट्सएप भी करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो भी समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए मैं तुरंत ही आपको या तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा उसका सॉल्यूशन। अगर व्हाट्सएप पे नहीं भेजता हूँ, मुझे लगता है कि इसके लिए वीडियो तैयार करना चाहिए, तो उसके लिए वीडियो भी बना करके आपको भेजा जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।